नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बांग्लादेश में बिगड़े हालात की, बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की, दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुटता के भागवत संदेश की और बात बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार की। दरअसल बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले बिगड़े हालात न केवल हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है बल्कि भारत जैसे देश के लिए चुनौती भी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इन हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक और वहां की स्थिति काफी कठिन है। उन्होंने जोर दिया कि अपनी अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को संगठित और एकजुट होना होगा। भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र देश है, इसलिए भारत सरकार को बांग्लादेश की स्थिति का संज्ञान लेना होगा और कुछ करना होगा। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सब मोहम्मद यूनुस की वजह से हो रहा है, जिन्हें कट्टरपंथी ताकतों ने न सिर्फ देश से निकलने को मजबूर किया बल्कि सत्ता पर भी कब्जा कर लिया। शेख हसीना ने दो टूक कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बुनियादी हैं और ये इस अंतरिम सरकार के जाने के बाद भी कायम रहेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक सरकार लौटने पर बांग्लादेश की नीति फिर से राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित होगी। तो वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इन घटनाओं को राजनीतिक बताया, न कि सांप्रदायिक, और कार्रवाई करने का दावा किया है। अब बयानबाजी जो भी हो, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की वजह से इन दिनों जो हालात बने हुए हैं उससे बांग्लादेशी हिंदू संकट में है और पलायन को मजबूर। ऐसे में सवाल भारत की सरकार कदम उठाने का है। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गहरी चिंता जताई है। मोहन भागवत का कहना है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का सवाल है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की अपील की है। कोलकाता में संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मोहन भागवत ने न केवल हिंदुस्तान की सरकार से हस्तक्षेप करने बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं से एकजुट होकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की मदद करने की अपील की। मोहन भागवत का ये बयान बांग्लादेश में हाल ही में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बीच आया है। भागवत ने ये भी दोहराया कि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र देश है, इसलिए भारत को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। पश्चिम बंगाल के बारे में उन्होंने कहा कि अगर सभी हिंदू एकजुट हो जाएं, तो राज्य की स्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती, परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। भागवत ने दुनिया भर के हिंदुओं से अपील की है कि वे अपनी सीमाओं और सामर्थ्य के भीतर रहकर बांग्लादेशी हिंदुओं की हर संभव मदद करें। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेने और आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। विश्वास जताया कि सरकार कुछ कदम उठा भी रही होगी, क्योंकि कुछ कार्रवाइयां सार्वजनिक की जाती हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अशांति और बांग्लादेश से घुसपैठ का असर पश्चिम बंगाल पर पड़ रहा है और केंद्र सरकार को ही इन मुद्दों को उठाना चाहिए। अब बांग्लादेश के वर्तमान हालात और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में राजनेताओं के अपने तर्क और उनकी सुरक्षा की मांग है। धार्मिक आधार और जातीय आधार पर
किसी समाज के द्वारा जिस प्रकार से हम संवाद प्राप्त कर रहे हैं बांग्लादेश में, और एक समाज जो स्वाभाविक तौर से वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू समाज है, कई तरह के सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और ये पहले से भी प्राप्त हो रही हैं। वैसे भी बांग्लादेश का जो राजनीतिक वातावरण है वो अपने आप में अस्त व्यस्त है, और वैसी स्थिति में इस प्रकार की जो अपराध या अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं होता है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। हिंदुओं से ही हिंदुस्तान। इस मामले में मैं तो कई बार कह चुका हूं कि उन्हें भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं है, और मेरी तो एक ही विनती है मोहन भागवत जी से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप कानूनी दायरे में लाना चाहिए आपको, और उसका पंजीयन कराना चाहिए। Why is Mohan Bhagwat going to Bengal on the eve of the elections? He represents a cultural organization. Why these political activities? And questioning the Constitution of India has been there. They've been doing this right from the birth of the Constitution. They burnt the effigies of Baba Saheb Ambedkar. I shall try to meet with Deputy High Commissioner, because the brutal killing by Hindu boy in Dipudas, it's a very serious issue. He is Bengali Hindu. Due to Hindu, he burned alive in presence of media and everybody. It's a very, very, very painful and very terrible incident. We the Hindu not accepted this type of heinous crime. इलाज बताया ना मोहन भागवत जी ने कि जहां जिस देश में जो माइनॉरिटी है उसको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इलाज बताया है मोहन भागवत जी ने। लेकिन मोहन भागवत जी, जब यहाँ मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, अभी हाल ही में मोहम्मद ताहिर की मॉब लिंचिंग हुई है, आप उस पर एक बार नहीं बोलते। यहाँ माइनॉरिटी 40% माइनॉरिटी है, 40 नहीं 25 लगाइए, 20 लगाइए, यहाँ है हिंदुस्तान में, मुसलमान खासतौर से, दूसरों को छोड़ दीजिए। आप माइनॉरिटी के लिए एक बार आवाज नहीं उठाते। आपको बांग्लादेश का हिंदू तो याद आता है, अपने देश का मुसलमान याद नहीं आता जब उसकी मॉब लिंचिंग होती है। तो ये रेसिज्म है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश में जारी हिंसक घटनाओं और भारत विरोधी माहौल के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार बताया है। शेख हसीना ने कहा कि हाल में बांग्लादेश के एक नेता ने जिस तरह से भारत के पूर्वोत्तर को लेकर भड़काऊ बयान दिया है वो बहुत ही खतरनाक है और मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने का प्रमाण है। इन दिनों बांग्लादेश उबल रहा है और कट्टरपंथी ताकतों ने भारत विरोधी माहौल बना रखा है। आए दिन लोगों की बेरहमी से हत्याएं हो रही हैं और बांग्लादेशी हिंदू कट्टरपंथी मुसलमानों के टारगेट पर हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचा है, क्योंकि बांग्लादेश में बीते एक साल से मंदिरों पर हमले, मूर्तियों की तोड़फोड़, हिंदुओं के घरों में आगजनी और जबरन पलायन जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और यही चिंता का विषय है कि हमारे पड़ोसी देशों में ही हिंदू प्रताड़ित हैं। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत सरकार को कड़े कदम उठाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी अपील की कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जो आवाज हिंदुस्तान में उठ रही है और अब भागवत की नसीहत का भारत की सरकार पर क्या और कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर मोहन भागवत ने साफ शब्दों में एक बात कही है कि हिंदुओं को बचाना है तो जितने भी हिंदू इस पूरे देश में हैं, इस वर्ल्ड में हैं, उन सबको एक होना होगा। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा। बंगाल से भी उन्होंने गुहार इसलिए लगाई है क्योंकि वहां पर देखिए इलेक्शन भी है। दूसरी चीज, बांग्लादेश से ये जो भी सिनेरियो, जो भी तस्वीरें
जो भी चीजें सामने आ रही हैं ये बहुत अच्छा संकेत नहीं देती हैं, खासतौर पर हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर। पहली बात नहीं है, इसके पहले भी आप देखिए मंदिरों को तोड़ने की घटना हो, चाहे फिर आप पत्थरबाजी कर रहे हो, मतलब कुल मिला के मूर्तियों को आप खंडित कर रहे हो। बहुत सारी ऐसे घटनाक्रम आए हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार क्यों, यदि हिंदू अल्पसंख्यक वहां हैं तो आप क्या उन पर इस तरह का अत्याचार करेंगे? तो एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज उनका था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को इस पर चिंता जतानी होगी और क्या हो सकता है इसको लेकर भारत को एक नई और बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा हो सकता है प्लान हो रहा हो, कुछ चीजें उजागर नहीं होती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत जल्दी सामने दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हर दिन कुछ ना कुछ बांग्लादेश से आ रहा है जो हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन, उनका स्वागत है। अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे एहतेशामुल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनुपम जी पहले आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी, मैं आपको स्पष्ट सुन पा रहा हूँ। हाँ अनुपम जी, हम पहले भी एक बार इस चर्चा पर थे, बांग्लादेश में किस तरीके से रिलेशनशिप होगी भारत बांग्लादेश की, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में हमने हर तरीके से बात की थी। यहाँ पर थोड़ा सा आज पॉइंट इस बात का है, तब हमें ये लग रहा था कि कोई देश क्यों नहीं कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बात क्यों नहीं आती। कुछ चिंताएं जताई गई हैं और पूरे मंथन के बाद ये कहा गया है कि इस तरह की घटनाक्रम अच्छे नहीं हैं, लेकिन चिंता जताने से और पूरा का पूरा दारोमदार जो चाहे मोहन भागवत का हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका हो या बाकी कंट्रीज हो, उनका ये मानना है कि कुछ एक्शन लिया जाए या इस पर एक रणनीति बना के आगे बढ़ा जाए। भारत चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला है और भारत जो है वो एक हिंदू राष्ट्र में इसलिए कह रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में वो हैं, तो उन्हें बचाने के लिए इनकी एकजुटता बहुत जरूरी है। तो कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गंभीर चिंताएं जताई गई हैं, क्या उनकी तरफ से कोई स्टैंड हो सकता है या फिर मंथन और सुझाव करने से ही इसका समाधान निकलेगा? कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, निश्चित तौर पर बांग्लादेश का जो इश्यू है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और जब इसमें आप हिंदू वाला एंगल डाल देते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य डाल देते हैं तो ये मैटर उतना आसान नहीं रह जाता है। अब पूरी आपकी चर्चा सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान की वजह से शुरू हुई है। अब इसमें एक चीज हमको ये भी समझनी चाहिए कि श्री मोहन भागवत जी किसी भी संवैधानिक पद पर तो है नहीं, तो उनकी बात को आप भारत सरकार की बात तो नहीं मान सकते। हाँ, ये जरूर हम जानते हैं कि इस समय भारत में जो रूलिंग पार्टी है उसका और आरएसएस का जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है, और उनकी वजह से उनकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचेगी। अब यहाँ पर मसला ये हो जाता है कि आरएसएस जैसे संगठन की जब बात इस तरह से मुखर होकर जब वो बात करते हैं तो उसका कभी कभी निगेटिव इम्पैक्ट भी बांग्लादेश से आ सकता है। चूंकि हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, मैंने पिछली आपके डिबेट में ये बात समझाई भी थी कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उनमें काफी हद तक जो उनमें बढ़ोतरी जो हुई है वो इस वजह से हुई है कि चूंकि शेख हसीना बहुत ही पॉपुलर लीडर थी वहां की माइनॉरिटीज के बीच में, खासतौर पर हिंदू कम्युनिटी के बीच में, और जब शेख हसीना को वहां से निकाला गया, भगाया गया एक क्रांति के जरिए, तो उस जो एक स्केप बोर्ड बनाया गया वहां की माइनॉरिटीज को, और ये वहां के जो रेडिकलाइज्ड लोग थे उन्होंने ये कहा कि ये कम्युनिटी ऐसी थी जो कि शेख हसीना को हमेशा वोट देती रही है, शेख हसीना के हमेशा पीछे खड़ी रही है। तो इस वजह से चूंकि अब शेख हसीना तो उनको मिलेंगे नहीं और शेख हसीना को भारत ने अपनी शरण दे दी, तो वो सारा गुस्सा जो है शेख हसीना के बजाय हिंदू कम्युनिटी के ऊपर और क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर फूटना चालू हुआ। यहाँ पर यह भी हमको समझना चाहिए कि उस दौरान भारत के अंदर से जो स्वर उठे, हालांकि राजनीतिक तौर पर बहुत कम उठे, सरकार की तरफ से बहुत कम उठे, लेकिन जो भी स्वर उठे उन्होंने भी उस मैटर को बहुत सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई। और वहां के जो बांग्लादेश के जो एंटी सोशल तत्व थे, जो रेडिकलाइज्ड तत्व थे, उन्होंने इन बयानों को तोड़ मरोड़ करके अपने पक्ष में और ये दिखाया कि देखिए साहब, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अगर हम अत्याचार कर रहे हैं तो वो कुछ हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि ये लोग इंडिया के एजेंट्स हैं। अभी जो
उस्मान हादी की जो मौत हुई है अभी हाल के दंगों में, उसमें भी देखिए उन्हीं रेडिकलाइज्ड लोगों ने ये बात फैलाने की कोशिश करी सोशल मीडिया का सहारा लेकर के कि इस व्यक्ति की मौत के पीछे कहीं ना कहीं इंडियन इंटेलिजेंस थी और इस तरह की बातें कही गई। तो ये एक भ्रम की स्थिति वहां पर फैलाने का प्रयास हो रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को और ज्यादा फ्यूल करने की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर भारत की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए भी बनती है, क्योंकि बांग्लादेश कोई बहुत दूर बैठा मुल्क नहीं है, वो हमारा पड़ोसी है। तो अब यहाँ पर सरकार को दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो यह है कि ऐसा भी ना लगे कि हम बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स पे कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को आपको बहुत ही कायदे से हैंडल करना पड़ेगा जो बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। तो आपको हैंडल एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हटाना भी है, वहां पे इंटरनल मैटर्स पे निश्चित तौर पर आपको ध्यान देना भी है, लेकिन ऐसा करते हुए दिखना भी नहीं है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है। तो भारत सरकार को के पास इस समय केवल एक ही तरीका रह जाता है कि अपने जो भी उनके सिंपैथाइजर्स अभी भी बांग्लादेश में है उनके साथ कांटेक्ट में रखा जाए, उनके साथ एनजीओ जो भी वहां पर जो पीस की बात कर रहे हैं उनके साथ भारत के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनसे संपर्क साधे, उनके साथ ये कोशिश करें कि वहां पर ये दंगे वगैरह भी फिलहाल शांत हो, बातचीत की कोशिश शुरू होनी चाहिए। और जो इंटरिम गवर्नमेंट है वहां की मोहम्मद यूनुस की, उसके साथ भी संपर्क साधे बिना काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको ऐसा करता हुआ नहीं दिखना है कि हम बहुत हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक गलत और निगेटिव इंपैक्ट भी बांग्लादेश के अंदर से प्रकट होता है, ये हमने हाल ही में देखा है। तो मोहन भागवत साहब की जहां तक बात है, तो वो चूंकि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जो कि पूरे विश्व में हिंदुत्व की वजह से जाना जाता है, तो वो अपनी बात तो जरूर कहेंगे, लेकिन सरकार को उनके बयान के बजाय अपने चुनौतियों को देखना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व होकर भी नहीं होते हुए दिखना पड़ेगा। और इंटरनेशनल प्रेशर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं राखी जी, वो यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा है कि बांग्लादेश में जो भी हुआ है फिलहाल पिछले 1-1.5 साल में, उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी इन्वॉल्व थी, ऐसा कहा गया था, ऐसा देखा भी गया। तो भारत की जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश के इशू को और खास तौर पर ये जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो क्रूएलिटी चल रही है, इस इशू को इंटरनेशनल फोरम में बहुत ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए। भारत इसकी शुरुआत कर चुका है, लेकिन अभी इस पे और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और मुझे ये लगता है फिलहाल जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनको अभी फिलहाल इसके ऊपर कमेंट कम करना चाहिए, और ये पूरी तरह से सरकार का मसला होना चाहिए। सरकार इसके ऊपर बोले, अलग अलग फोरम्स में बोले, अलग अलग मंचों पर बोले, और कम्युनिकेट करने की कोशिश करे और ये दिखाने की कोशिश करे कि भारत बांग्लादेश में और अपने पड़ोस में शांति चाहता है। और ये जो फिलहाल जो वहां पे एक रॉयट्स का एक गुबार उठा हुआ है, फिलहाल उसको सेटल होने दे और उसके बाद फिर इसका एक राजनीतिक जो रूपरेखा उसको पकड़े, और ये देखे कि जो हमारे वहां पर जो लोग हैं जिनको वहां हटाया गया है सत्ता से, उन लोगों की वापसी कैसे हो पाए, वहां पर लोकतंत्र कैसे स्थापित हो जाए। और इस काम के लिए आपको एक बहुत सब्र की भी जरूरत है और बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी जरूरत है राखी जी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। केसी जैन जी जुड़े हमारे साथ? चलिए, केसी जैन जी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। जकिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ राखी, पहुंच रही है। मैम, कैसे इस विषय को देखती हैं? ये बात सही है, देखिए मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने भी मोदी सरकार से दरकार की है, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ों को रखा है कि इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल बहुत गंभीरता से सोचे जाने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में पहली बार नहीं हो रहा, हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ, मानवीयता को लेकर यदि हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो क्यों, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्या इस वक्त सरकार को करना चाहिए? देखो राखी, सबसे बड़ी चीज है जहाँ पे भी मानवता की बात आती है वहाँ रिलीजन काम नहीं। ठीक है, आप कोई भी रिलीजन के हो, कितना भी किसी भी जगह हो, किसी भी कॉर्नर में हो, आपको इज्जत के साथ अपनी जिंदगी कुशलता के साथ जीने का पूरा हक है। अगर उस कंट्री ने आपको नागरिकता दी हुई है तो डेफिनेटली उस कंट्री का ये दायित्व है कि वो आपके जिम्मेदारी ले, आपके जीवन की, आपकी रोजगार की, आपकी सेहत की, हर एक चीज की। ठीक है, तो ये सिर्फ कहना कि एकजुट हो जाएं और एकजुट होके, तो ये एक, देखो आप समझो, अगर मैं किसी को कहूंगी कि ठीक है तुम प्रॉब्लम में हो, तुम एकजुट हो जाओ और तुम उसकी फाइट करो, फाइट बैक करो, तो ये गलत है। जो गलत है उसको हमें पहले गलत बोलना होगा। आपको सीधे सीधे सरकार को गलत बोलना होगा कि तुम गलत हो। जनता सिर्फ एकजुट हो जाए ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस चीज को बोलने के लिए मोहन भागवत जी ने ही बल्कि सेंट्रल से हमारे
इंडिया लेवल से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये सारी अपील जानी है और साथ ही साथ यूएन को इन्वॉल्व करना होगा। डेफिनेटली यूएन की इन्वॉल्वमेंट इसमें, पीस मेकिंग यूएन की इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है, क्योंकि जहां पे भी इस तरह की ट्रैजिक बात आती है वहां पे ह्यूमन क्राइसिस में यूएन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है और उस चीज के लिए एक अपीलमेंट इंडिया अपने लेवल से कर सकता है और बहुत अच्छी तरीके से उसको कंसिडरेशन में ला सकता है। देखो बात एक समझो, कोई भी माइनॉरिटीज कहीं पे भी हो, वो माइनॉरिटीज अगर वहां पे रह रही है तो उस कंट्री का ये दायित्व है कि वो सारी चीज उसकी देखे। अगर वो इस तरह से करने लगेगा तो बहुत सारी कंट्रीज में हमारे इंडियंस बसे पड़े हैं, इवन सऊदी, दुबई, हर जगह, खासतौर से ये तो फिर भी उनके सिटीजन्स हैं। हमारे तो बहुत सारे ऐसे जगह बंदे गए हुए हैं और नॉन मुस्लिम्स गए हुए हैं अच्छे खासे क्वांटिटी में, जो मुस्लिम्स कंट्री में वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि एकजुट हो जाओ और ये करो, तो आज यहाँ पे हो रहा है, कल को कहीं और कुछ बात हो सकती है। तो वी कैन नॉट कंसिडर दिस, वी हैव टू टेक अ रियली गुड एक्शन कि ठीक है, आप नॉन मुस्लिम के रिगार्डिंग अभी बात कर रहे हो, कल को आपको अपने वर्कर्स, अपने सिटीजन्स के बारे में भी बात करनी पड़ सकती है। तो यू हैव टू टेक ए स्टैंड की जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो और स्ट्रिक्ट हो और वेरी क्लियर विजन हो। ये नहीं कि आप सब चीज नहीं पा सकते हो। दूसरी बात, मैंने पहले भी आपको बताया था राखी कि इंडिया को लेके बहुत सारी कंट्रीज, खासतौर से नेबरिंग कंट्रीज में काफी सारे आक्रोश हैं। कहीं पे बॉर्डर शेयरिंग के वजह से, कहीं पे बॉर्डर कैप्चरिंग के वजह से, जैसे नेपाल का केस आया था, वहां पे भी इंडियंस को पसंद नहीं किया जाता। मेरी खुद की एक्सपीरियंस रही, मैंने आपको बताया भी है कि वहां पे जितना उन लोग पाकिस्तानीज को पसंद करती हैं उतना इंडियंस को नहीं पसंद करते हैं। जब उनका कहना है इंडियंस कैप्चर करके बैठे, ये वो। उसी तरह से बांग्लादेश में भी एक मूवमेंट है उनके दिमाग में कि जो भी इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी बता रहे थे तिवारी जी, तो उसमें बहुत बड़ी रियलिटी है कि शेख हसीना जी के साथ बहुत बड़ी एक पब्लिक की सिंपैथी रही है, खासतौर से नॉन मुस्लिम्स की और बाकी उनकी माइनॉरिटीज की। और साथ ही साथ जहां पे शेख हसीना के साथ इंडिया गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इस तरह से, जहां पे उनको क्रिमिनलाइज किया गया, जहां पे उनको दिया जा रहा है, वहां आप किसी को शरण दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे देखो, लांबा जी को भी हम लोगों ने शरण दिया था तो क्या हुआ था, हमारे पीछे बहुत दिनों तक चाइना का अभी भी बहुत सारी चीजों में क्यों कॉन्फ्लिक्ट है। एक रीजन वह है ना, बहुत मेजर रीजन है ना। नहीं तो क्या कमी है कि हम चाइना के साथ अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। हम ज्यादा अच्छे दोस्त बन सकते थे, हमारे साथ रहने में उसका ज्यादा फायदा था। तो बहुत सारी रीजंस है जिसको कंसिडर करना है गवर्नमेंट को, ताकि आपने शरण दिया है तो उसको भी आपको कंसिडर करना है। वहां पे इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए यूएन में भी आवाज उठानी है। हर एक चीज को आप अपने समझबूझ से करना है और समझबूझ की यहाँ पे पहचान देनी है कि इंडिया ये 7 नेबरिंग कंट्रीज में सबसे अव्वल है, सबसे बेहतर है और सबसे बेहतर तरीके से वो कमांड करके एशिया के इन कंट्रीज को, सिस्टर कंट्रीज को मॉनिटर कर सकता है। क्योंकि जहाँ पे देखो, हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग उस लेवल में हैं कि वी आर मच 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 फार बेटर इन कंपैरिजन टू एनी नेबरिंग कंट्रीज। तो उस चीज को भी हमें दिखाना है कि हमारी रूलिंग कैसी है, हम किस तरह से अपने सिस्टर कंट्रीज का केयर करते हैं, वहाँ के पब्लिक का केयर करते हैं। सिर्फ ये सोच के नहीं कि वहाँ नॉन मुस्लिम है, नहीं, आपको ये भी सोचना है कि कल को मेरे माइग्रेंट्स जो बच्चे गए हुए हैं, चाहे स्टडी के लिए चाहे वर्क के लिए, बहुत सारे कंट्रीज में है, उन सबका भी ख्याल रखना है, बिल्कुल मुखर होके बोलना है और किसी भी तरह के इसमें जातिवाद को नहीं अहमियत देते हुए इस चीज को कि ह्यूमैनिटी पे आप कोई भी तरह की क्रश इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। केसी जैन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मिल रही है आपकी आवाज। केसी जैन जी, बांग्लादेश को लेकर सरकार से गुहार, चाहे मोहन भागवत का सुझाव आया हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो चिंताएं उस लेवल पे व्यक्त की गई हैं वो, और खुद भारत की चिंताएं, एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। वहाँ की सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है, ये हम और आप देख रहे हैं, लेकिन
क्योंकि एक ये मैसेज जो है कि हिंदुओं को जो टारगेट किया गया, पहले भी इस तरह की एक्टिविटी हुई हैं, इन सब से निकालने के लिए और कुछ ऐसा बैलेंस करके चीज़ों को चला जाए ताकि गलत मैसेज भी ना जाए और काम भी हो जाए। हो सकता है उसके लिए काम चल भी रहा हो, मैं भी इस चीज़ को कहती हूँ, लेकिन सरकार की भूमिका बहुत अहम हो गई है। यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर उस शांति को कायम किया जाए। कम से कम जो हो रहा है, जो प्रदर्शन है, उससे इतर हिंदुओं पर तो इस तरीके की बेरहमी, जो हत्याएं बेरहमी से की जा रही हैं, वो ना हो। बिल्कुल, देखिए राखी जी, जो कुछ बांग्लादेश में घटित हो रहा है, बहुत ही असंवेदनशीलता वहां पर देखने को मिल रही है। और अभी जाकिया जी ने बड़ी बात कही कि ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के खिलाफ, ये मानवता के खिलाफ, ये केवल और केवल देखिए तमाम सारे कंट्रीज में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इस समय भी युद्ध की स्थिति में हैं और पूरी तबाह हो चुकी है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। उसके बाद में भी दोनों कंट्रीज लड़ रहे हैं। तो लेकिन वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ खास करके असहिष्णुता दिखाई दे रही है, क्रूरता दिखाई दे रही है, जीवित लोगों को लटका लटका के मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल अंदर से एक मानसिक रूप से एक बहुत पीड़ादायक और कष्टदायक है। साथ ही साथ मोहन भागवत जी ने जो बात कही, बिल्कुल उनकी जो चिंता है वो जायज है, क्योंकि देखिए भारत के बजाय कहीं पर भी ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है, केवल और केवल भारत देश में ही है। तो ऐसे में सरकार लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के प्रयास में है। और रही बात शेख हसीना जी के यहाँ पे आने की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं। बांग्लादेश में समय समय पे क्रूरता पहले भी देखी गई है और तब देखी गई है जब वहां पर शेख हसीना जी वहां पे जब शासन में थी, तब भी देखी गई है। लेकिन हाँ, वो कोशिश करती थी कि इस तरीके की चीजें ना हो और भारत देश के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहे। लेकिन जब से यूनिट सरकार वहां पर है, भले ही अस्थायी सरकार है जो भी है, उसके बाद से उसको इस चीज की कोई चिंता नहीं है कि हमारे संबंध कैसे होंगे भारत देश के। यहाँ तक कि जो 7 प्रदेशों को कट करने की तक की बात कही गई कि भाई ये केवल कुछ किलोमीटर का यहाँ पर भारत देश से जुड़ा हुआ हिस्सा है, अगर इसको कट कर दे तो वो 7 राज्य अलग हो जाएंगे। यहाँ तक की बयानबाजी की गई बांग्लादेश के द्वारा। तो देखिए सरकार की पूरी नजर है और सरकार के खास करके अधिकारी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में है। और माननीय मोदी जी ने एक बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं कि हमारे जो भी इस तरीके के भाई हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा क्रूरता उनके साथ हो रही है, उनको वापस भारत लाने की भी तैयारी है, देश में भी लाने की तैयारी है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत देश कहीं पे चुप बैठा हुआ है, ये सब देख करके वो बिल्कुल शांत है। तो तमाम सारी चीजें क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ चीजें होती हैं जिनकी हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐलान नहीं कर सकते कि हम ये कर डालेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर के सरकार सजग है, और सिर्फ हिंदू को लेकर के नहीं, जो भी हमारा भारत देश का नागरिक है और कहीं पे प्रताड़ित, आपने अभी देखा कि किस तरीके से रूस के साथ में और वहां पे दूसरे कंट्री के साथ में जब युद्ध की स्थिति आई, कितने सारे लोगों को वहां से लेकर के यहाँ पे लाया गया भारत देश में, जबकि वो मेडिकल की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे उसके बाद में। तो तमाम सारी चीजों को लेकर के देश चिंतित है। केवल बात ये नहीं है कि केवल हिंदू लोग चिंतित है, जो देश के लोग हैं हमारे, पूरे देश के लोग चिंतित है। और वो हमारे भाई बहन जो वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिले। और इसके लिए देखिए भारत देश में यहाँ पर जो बांग्लादेशी जो यहाँ पर उनका मुख्यालय वहां पे जब प्रदर्शन हुआ तो उसको लेकर के वहां पे कैसी कैसी बातें हो रही हैं कि नहीं वहां पे तो हमला हो गया, वहां पे बिल्कुल कंट्रोल से स्थिति बाहर, जबकि एक सांकेतिक रूप से था कि देखिए हम एक संदेश देना चाहते हैं आपको कि आप वहां पर स्थितियों को संभालिए। लेकिन उसको भी लेकर के किस प्रकार से प्रचार प्रसार बंगाल में हो रहा है कि जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया देश के अंदर, और हमारे दूतावास पे हो रहा है, तमाम सारी चीजें हो रही। तो मनगढ़ंत चीजों को पेश करके अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास बांग्लादेश कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज छुपने वाले नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हम चीजों को ले जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हम दबाव बना रहे हैं। भारत देश इस चीज को लेकर के भी सक्रिय है
लगातार अधिकारी भी संपर्क में हैं कि किस तरीके से वहां पे हिंसा रुके। लेकिन जो क्रूरता है, यूनिट सरकार की जो क्रूरता वहां पर है वो बिल्कुल जग जाहिर है, और उससे आज वो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कंट्रीज के लोग वहां पर नहीं है या और कंट्रीज की वहां पे नजर नहीं है। अगर भारत देश के लोगों के साथ वो अत्याचार करेंगे तो बाकी कंट्रीज चुप बैठेंगी, या उनको लगेगा कि बाकी के साथ करेंगे तब भी चुप बैठेंगी, तो वहां पे स्थितियां और खराब होंगी। और रही बात ये कि शेख हसीना के यहाँ पे रहते हुए ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कर चुके। और एक चीज है, ये जब शुरुआत हुई, जिस समय वहां पे हिंसा की शुरुआत हुई, शेख हसीना जब वहां से पलायन की और भारत की ओर उन्होंने मुख किया, उसके पहले वहां पे छाट करके ढूंढ करके जो अल्पसंख्यक वहां पर थे, अल्पसंख्यक हिंदू थे, उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, लगातार हो रहे थे। वो तो बाद में आई है, जब वहां हिंसा भड़की और जब वहां सरकार को हटाने की बात हुई, तब से ये हिंदुओं पे वहां पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे वहां पे अत्याचार। तो इन सारी चीजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हम उठा रहे हैं, हम मतलब भारत देश हमारा, और साथ ही साथ सरकार की भी कड़ी नजर है उस पर, कहीं भी कोई चीज अनदेखी नहीं है, और लगातार इस चीज का प्रयास हो रहा है कि किस तरीके से वहां पे हमारे लोग सुरक्षित हमारे यहाँ वापस आ सके, और जो वहां पर है वहां की वहीं पे कैसे सुरक्षित रह सके, कैसे सरकार पे दबाव बने, इसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है, वापस आऊंगी। एचएन उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी एचएन उपाध्याय जी, देखिए जी राखी जी, हाँ, जो एक्सपर्ट हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बात रखेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक मूल प्रश्न है आज की चर्चा का कि भारत सरकार की जिम्मेदारी इस वक्त सबसे ज्यादा हो गई है कि जो भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको बांग्लादेश में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, मोहन भागवत कह रहे हैं कि एकजुट होना पड़ेगा और कुछ करना भी पड़ेगा, इस तो तमाम हिंदू एकजुट हो जाएं। कैसे करना, तो सरकार, आप कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इन सबसे इतर एक बात तो है ही कि ये सारा घटनाक्रम हमारे और आपके सामने आना ही नहीं चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो भी शक्तियां हैं, जो भी ताकतें काम कर रही हैं, वो एक अच्छा मैसेज तो नहीं दे रही। जी देखिए राखी जी, आपने आदरणीय मोहन भागवत की बात से शुरू किया, तो मैं यही कह रहा हूं, मोहन भागवत जी ने सरकार से गुहार लगाई है। वो ये नहीं समझ पाए, ये नहीं जान पा रहे हैं कि अभी 1-1.5 साल पहले ही इन्होंने मणिपुर के जो घटनाक्रम की अशांति थी उसके लेकर भी गुहार लगाई, वहां पर क्या किया गया, वहां का कितना ध्यान दिए सरकार ने। और मोहन भागवत जी अब ये कह रहे हैं कि सरकार ध्यान दे, और बंगाल में जाकर कह रहे हैं। राखी जी, ये देखना पड़ेगा, भारत में जब जब आम चुनाव रहा, तब उसके पहले शेख हसीना जी का मामला हुआ, अब बंगाल में चुनाव हो रहा है तो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ जा रहा है। तो अभी हमारे केसी साहब कह रहे थे हमको ये देखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव देना चाहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ राखी जी, जब हमारे देश पर संकट आया तो इन्होंने कितना अंतर्राष्ट्रीय दबाव दे पाए? जब अपने यहाँ ये सक्षम नहीं हो पाए तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए कितना सक्षम होंगे? चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे अमेरिका में जिस तरह से बात कर बच्चों छात्रों को भेजा गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया में भी हाल में ही देखिए हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री जी 2-3 छोटे छोटे देशों में जाकर पुरस्कार पाने में लगे हुए हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आसाम को पाकिस्तान को देना चाहती थी। बताइए कहाँ तक है? तो वहां के लोग भी समझ रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश, कि उस देश की जो सरकार है उसको न हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है, वो बस अपना सत्ता प्राप्त करना चाहती है। जब ऐसी अलूल जलूल बातें करेंगे, जब यहाँ चुनाव होगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है, रोहिंग्या को भगाना है, कितनी बार नाम लिया गया बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो क्या उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर भी मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये यूनुस सरकार जो वहां पर है, निश्चित रूप से जो है उन जिहादियों के कब्जे में है, जो रेडिकल लोग हैं उनके कब्जे में है। और इस समय विदेश नीति हमारी इतनी कमजोर है कि जब से बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन का त्रिकूट बना हुआ है हमारे खिलाफ, इससे बांग्लादेश का मन और बढ़ गया है। आप कल्पना करिए, इंदिरा जी जैसी शक्तिशाली अगर प्रधानमंत्री होती तो इतनी बांग्लादेश की हिम्मत पड़ती कि 7 राज्यों को हमारे कह रहे हैं कि इसको काट के अलग कर दिया जाए। अरे इनको 7 जो बात करें कि हाथ काट के हम लोग अलग कर देते, इंदिरा जी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री होती तो, या कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री होता तो देखिए यहाँ गाल बजाते हैं, बस ये लोग काम कुछ नहीं करते। इससे पहले हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, यह सरकार ने कितना थी बांग्लादेश को, क्या मैसेज दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, येलो में क्या मैसेज दिया, बांग्लादेश सरकार को क्या मैसेज दिया? हाँ, मैसेज ये दिया कि इनके मित्र जो है अडानी जी को जितने भी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे, इसके लिए बात करते रहे।
ये वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, न भारत के न बांग्लादेश के। आप ये करने के लिए पहले आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए आपको। आप संविधान के तहत पहले शासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ के माइनॉरिटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। उनको आप बात बात में घुसपैठिया कहेंगे, बात बात में कहेंगे कपड़े से पहचाने जाएंगे, तो वही हाल तो वहां पर माइनॉरिटी के साथ वो लोग कर रहे हैं। पहले मैं अपने भी तो सुधारूं, और जब आप अपने सही रहेंगे तो पड़ोस के देश में भी माहौल जो है हमारे विरुद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान में ही हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, हम लोग की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग के भाई मतलब उतने हमारे पास शक्ति नहीं है, सरकार के पास शक्ति होती है। चलिए बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया जा रहा है, बार बार वहां पर घटनाएं ऐसी हो रही है। आजादी के लिए पाकिस्तान से हिंदू का पलायन हुआ, अब बांग्लादेश जो बचा था वो बांग्लादेश में भी पलायन करवाने लगे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की अधिकांश आबादी बांग्लादेश में चली गई। और आपको ध्यान होगा जब इंदिरा जी थी तो उनके दिमाग में था कि चटगांव के पास 60-70 लाख एक जगह हिंदू और आसपास बहुत हिंदू रहते थे, तो वहां पर हिंदुओं के लिए अलग देश भी बनाने को उनके दिमाग में मन था। ठीक है, लेकिन ये तो कोई तथ्य की बात नहीं है, लोग कहते हैं। लेकिन ये इन्होंने वहां के हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या किया, कौन सी कड़ी कार्रवाई की? ये अपने ही देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो वहां पर क्या कर पाएंगे? वो लोग पूछेंगे नहीं कि आप तो अपने देश में क्या कर रहे हैं, आप यहाँ के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। और जब शेख हसीना जी भारत में आई तो उनको उसी समय सतर्क होकर कड़ी कार्रवाई और ध्यान देना चाहिए, योजना बनानी चाहिए थी कि शेख हसीना जी यहाँ पर आई है जो धर्मनिरपेक्ष सरकार चला रही थी, भारत से उनकी नजदीकी रही है, क्योंकि उनके पूर्वज पिताजी के साथ हमारा इंदिरा जी का संबंध अच्छा रहा है। हम लोग आजादी दिलाए बांग्लादेश को, उस बात को समझती थी। जो हमारे सैनिकों की शहादत पर, सैनिकों की जो शक्ति पर, उनके मजबूत इरादों से जिस देश का जन्म हुआ वो हमको आप दिखा रहा है। वारे वाह, ये 14 के पहले ऐसा नहीं होता था। आप राखी जी, इसके दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ऐसी सरकार होना चाहिए जिससे पड़ोस के लोगों को लगे कि हम अगर ऐसा काम करते हैं तो हमको उसका दुगना सजा मिल सकता है, हमारे पर और कार्रवाई कड़ी हो सकती है। यहाँ पर तो कुछ करना है नहीं, चीन को कह देते हैं वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे हम नहीं लड़ पाएंगे। पाकिस्तान से कह देंगे कि अरे सिलेंडर कर दिया आपने सिंदूर में अमेरिका के ट्रंप के कहने से। तो बांग्लादेश भी तो समझ रहा है कि यहाँ पर कैसी सरकार है, वो तो चुनाव जीतने के लिए अपना षड्यंत्र तंत्र लगाती है। जी, इसलिए इस सरकार से हम उम्मीद नहीं करते हैं। इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर जो है इसको सरकार पर दबाव देना पड़ेगा कि वहां पर अल्पसंख्यकों का जो भी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, क्या चाहिए। लेकिन जो खास तौर से हिंदुओं पर जो है चुन चुन कर हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। और आज भी बंगाल में प्रदर्शन शुरू हुआ कि हिंदुओं की रक्षा किया जाए, पूरे देश में शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार पर कोई कानून, उनको तो बस बंगाल जीतना है, ये उनको लिए एजेंडा मिल जाएगा ये हिंदुओं को डरवाने के लिए। ये तो यही कहेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को हो रहा है यहाँ बंगाल में भी हिंदुओं पर होगा। ये क्या चाह रहे हैं, जब चुनाव मजबूत होता है तभी जो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ जाता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी ठीक है, एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, एहतेशाम जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अभी जब कनेक्ट होंगे तब उनसे बात करेंगे, क्योंकि मोहन भागवत ने बंगाल से भी बहुत सारी चीज़ों का आह्वान किया है, क्योंकि इलेक्शन है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों का कनेक्शन है। देखिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अनुपम जी, एक बार फिर से आप ही की तरफ एक महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ उस दिन से 2-3 बातें आई हैं जो बिल्कुल लाजमी हो सकती हैं। एक तो ये कि ये भले ही यूनिट सरकार ये कर रही है और कह रही है कि अच्छा नहीं हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं, कुछ लोगों को उनमें से गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ हो रही है, उन पर एक्शन होगा, तमाम चीज़ें आप दिखा रहे हैं क्योंकि एक अंतरिम सरकार है तो आप एक अपना दायित्व निभा रहे हैं ये बोल करके। लेकिन ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं पीठ पीछे ये सारी चीज़ों को क्रिएट करवा के या क्रिएट हुआ जिस तरीके से वो इलेक्शंस को टालना भी हो सकता है, क्योंकि अपनी सत्ता को खोना कभी नहीं चाहेंगे। ये हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, इस स्ट्रैटेजी को। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये एक पॉइंट इसका हो सकता है? राखी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया और मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक तो नहीं रखता हूं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और अभी भी वो जो राजनीति कर रहे हैं वो दरअसल उनकी खुद की नहीं है, वो रेडिकल्स के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। उनको जैसे नचाया जा रहा है वैसे वो नाच रहे हैं। तो अगर उनका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, अदरवाइज उनके जो एक्शंस हैं उनको देख करके नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वहां पर सरकार चलाने के।
तो इसलिए चुनाव टालने की बात और भी नहीं होती है, क्योंकि शेख हसीना की जो पार्टी थी जो कि एक कंटेंडर बन सकती थी, उसको लगभग उन्होंने बैन कर रखा है। अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी, और या वो सारे लोग जो कि शेख हसीना को पसंद करते थे उन सबको चुनाव से बैन किया जाएगा। और वही आवामी लीग, वो जो खालिदा जिया की पार्टी है वो, और जो रेडिकल्स पार्टियां हैं वो सब वहां पे चुनाव लड़ेंगी। यानी चुनाव एक दिखावा होगा, और वहां पर सत्ता में वही लोग आएंगे जो अभी फिलहाल इंटरिम गवर्नमेंट में है। अब उसमें मोहम्मद यूनुस रहते हैं या नहीं रहते हैं तो वक्त बताएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव टालने के लिए कुछ ये हो रहा है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिर्फ बांग्लादेश के अंदर से नहीं थी। राखी जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो त्रिगुण अचानक से बना है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का, ये कोई रातों रात नहीं बना। इसके ऊपर उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया, और खासतौर पर चाइना ने लगातार इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो मिलिट्री एस्पेक्ट्स में हो, या फिर स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो। हर तरह से बांग्लादेश को अपने गिरहबान में लेने का चाइना दशकों से प्रयास करता रहा है, और वो शेख हसीना की वजह से हो नहीं पा रहा था। हमको ये समझना पड़ेगा। इसमें भारत की एक जो प्रोएक्टिव कूटनीति थी बांग्लादेश को लेकर के, उसने भी चाइना को इतने दिनों तक दूर रखा था। लेकिन अभी थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ है क्योंकि शेख हसीना, चूंकि हमको ये लगने लगा था कि शेख हसीना जब तक वहां पर हैं तब तक भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, भारत के फेवर में ही बांग्लादेश रहेगा। लेकिन हमसे एक गलती ये हो गई कि डिप्लोमेसी में जब भी इस तरह की कोई स्टेटस को जैसी स्थिति आती है वो खतरनाक होती है। हमको पिछले एक दशक में बांग्लादेश के अंदर जो भी रेडिकल्स हैं, जो भी अपोजिशन है वहां का, जो भी वो लोग जो भारत को पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ भी इंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए था, और ये हम हमेशा करते रहे। आज भी देखिए उसी तालिबान को जिसको हम बिल्कुल देखना नहीं चाह रहे थे, आज स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए हम उनसे बातें भी कर रहे हैं, उनके साथ इंगेज भी कर रहे हैं, और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट जो भारत का हमेशा रहा है उसको दुनिया को दिखाने के लिए तालिबान को हम सहायता भी दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हमको प्रोएक्टिवली बांग्लादेश में अगर करते रहते शेख हसीना के समय से, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अब उसको हम सुधारें कैसे? अब चीजें तो बिगड़ गई हैं, और चीजें बहुत बुरी तरह बिगड़ी हैं, इस लेवल पर बिगड़ी हैं कि देखिए, जैसा अभी एक प्रवक्ता ने बताया भी था कि कुछ लोग जो कि शांतिपूर्ण ढंग से बांग्लादेश हाई कमिश्नर के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको बांग्लादेश में ये दिखाया गया कि भारत के लोगों ने, हिंदुओं ने वहां पर देखिए बांग्लादेश के दूतावास पे अटैक कर दिया। तो इस तरह की एक जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही है उसके ऊपर भी भारत को बहुत सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। और ये जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, इसके साथ अब आपको कंसर्न नहीं दिखाना है। अब वो कंसर्न वाली स्थिति चली गई है कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत चिंतित हैं कि वहां पर ऐसा हो रहा है। अब हमको अपने शब्द कड़े करने पड़ेंगे, और डिप्लोमेसी में ये चीज बहुत आवश्यक हो जाती है। और रही बात यूनाइटेड नेशंस के, जैसे जब मैं जाकिया खान जी ने अभी इसका जिक्र किया था, यूनाइटेड नेशन पे बोलना चाहिए, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जब बांग्लादेश में इन्वॉल्व हैं तो क्या यूनाइटेड नेशन कोई हमारे फेवर कोई काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन हो, अमेरिका हो, या फिर चाइना हो, ये सब चाहेंगे कि भारत बांग्लादेश के अंदर से जितनी जल्दी हो सके निकले, भारत की जो वहां पर जो प्रभुता है वो जल्दी से जल्दी कम हो, और भारत का वहां पर जो अभी तक पकड़ रही है वो दूर हो जाए, ताकि इन शक्तियों को साउथ एशिया में घुसने में आसानी हो। जो चीज पाकिस्तान उनको दे रहा था वही बांग्लादेश की तरफ से भी मिलने लग जाए। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, और इसको डील करने के लिए भारत को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे जो भी लोग थे, डिप्लोमेट्स थे, विपक्ष के नेता थे, उनको हमने एक गेस्चर के तौर पर कई देशों में भेजा था। इस तरह की कोई चीज, हालांकि उसका कोई बड़ा आउटकम नहीं आया, और मैं भी इसका बहुत बड़ा समर्थक नहीं रहा हूं कि उस घटना के हो जाने के बाद आप अपने विपक्ष के नेताओं को भेज रहे हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं आया। लेकिन वो एक कड़ी हो सकती है। तो बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, मैं खत्म कर रहा हूँ राखी जी, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में हमको शुरुआत इस तरह से करनी चाहिए कि हमको कंसर्न दिखाने के बजाय हमको अब शब्द कड़े करने चाहिए। हमको जो वहां का जो एनजीओज हैं, खासतौर पर इस्कॉन जैसे जो संस्थाएं वहां पर बहुत दिनों से काम कर रही हैं, उनके साथ हमको लगातार टाई अप करना पड़ेगा। एक वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइनॉरिटीज का ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिटी की बात करता है, उसके ऊपर भी बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप लगने के बावजूद हमको उससे संपर्क बढ़ाने पड़ेंगे ताकि इंटरनली बांग्लादेश में हम इन्वॉल्व हो सकें। तो चीजें बहुत बिगड़ चुकी है, उसको और ना बिगड़ने दिया जाए, उसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमको लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल ज़किया जी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि एहतशाम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। एहतशाम जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी वर्मा जी। जी हाँ एहतशाम जी, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा है, और क्योंकि मोहन भागवत ने बंगाल से भी एक कहते हैं ना कि क्योंकि इलेक्शन वहां भी है, जहां तक इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करें
तो हिंदुओं को एकजुट होना है। एक बात ये भी आ गई है कि कौन वहां से पलायन करके भारत में आएगा, बांग्लादेशी जो आएंगे, तो बांग्लादेशी हिंदुओं को लेके जो एक एकजुट होने की बात हो रही है उनके लिए एक, क्योंकि बंगाल में भी इलेक्शन है, देखिए बांग्लादेश की भी चीजें हैं, इस कनेक्शन को मैं जोड़ूं, कितना समर्थन करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं और कैसे इसका समाधान निकलता हुआ देखते हैं? देखिए राखी वर्मा जी, सबसे पहले नमस्कार, और लेट से मैं जुड़ने का माफी चाहता हूं। हमारे तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत ही सॉरी आप तमाम लोगों से। लेकिन जो कल के कोलकाता में मोहन भागवत जी ने जिस हिसाब से कहे कि हिंदू तमाम एक हो, पूरे भारत के और तमाम विश्व के हिंदू एक हो, हम समझते हैं इस तरह की बात जो है ये अभी टाइमिंग सही नहीं। हिंदू एक हो, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन ये टाइम कहीं नहीं कहीं सही टाइम नहीं चुना गया, या उनका इस टाइम में जो मैसेज आया है या उनका इस टाइम में जो ओपिनियन आया है कोलकाता में कल साइंस सिटी में के जो ऑडिटोरियम में वो बोल रहे थे, ये वक्त सही नहीं है। ये लगता है कि इसमें हमको बू आ रही है। इसमें बंगाल की जो अभी सामने इलेक्शन है मई में और उस अप्रैल और मई में, और इस पीरियड में मोहन भागवत जी का इस तरह का बयान देना, हम समझते हैं कि 100 साल हो गया है। वो कहते हैं कि हम पार्टी, मतलब ये संघ जो है ये समझिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज के लिए काम करता है, हिंदू के बढ़ावा के लिए काम करता है, हिंदू के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, एक कोइन का एक सिक्का जो होता है उसके दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। लेकिन ये हेड और टेल नहीं है, ये दोनों एक ही है। हम समझते हैं कि इस परिस्थिति में हमारे मोहन भागवत जी का इस तरह का बयान, ये कहीं न कहीं मतलब ये बंगाल से राजनीतिक से प्रेरित है और बंगाल के हिंदुओं भाइयों को वो कहना चाहते हैं कि एक हो। हम ये समझते हैं कि कोई भी कम्युनिटी इस तरह एक होगा। मैं वर्मा जी एक बात करता हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ। मैं मुसलमान हूँ और हमारे जितने भी मुसलमान में बिरादरी है, जितने भी है, चाहे वो शेख हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो इराकी हो, चाहे वो शाह साहब हो, चाहे वो जो भी हो, एवरीथिंग, हम लोग एक प्लेट में बैठ करके खाना खा लेंगे। राखी जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने पैनलिस्ट है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं एक ही थाली में तमाम मुसलमान खा लूंगा। क्या मोहन भागवत जी तमाम कम्युनिटी को लेकर के एक थाला में खाना खा सकेंगे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी से। नंबर 1, मैंने एग्जांपल ये दिया। नंबर 2, मैं मुसलमान, मैं सिद्दीकी हूं, मैं शेख सिद्दीकी हूं, कोई पठान है, कोई अंसारी है, कोई कुछ है, मैं मुसलमान किसी भी कम्युनिटी में शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या एक ब्राह्मण जो बड़ी जाति के है, क्या वो SC ST OBC से जैसे जाति से क्या शादी कर सकेंगे? इम्पॉसिबल। तो ये तरह का सिर्फ जो है एक चुनावी, एक समझ लिए जुमला है, चुनाव का बात है। इतने बड़े देश, भारत देश में आज 140 करोड़ का समझ लिए हमारा देश है, जहां सबसे ज्यादा गरीबी समझ लिए कि आज झेल रहे हैं, तो 86% हमारे हिंदू भाई है। ये हिंदू हिंदू बोल कर करके हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। न 15 लाख रुपया आया, न 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से मिला, न किसान को कुछ मिला, न हमारी महिला बहन को। आज देखिए बिहार में इलेक्शन हुआ, 10,000 रुपया जो दिया गया है हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में, मैं उनसे 10,000 रुपया वापस मांग रहा। राखी जी बहुत अफसोस की बात है। ठीक ये है, किस तरह का भारतीय जनता पार्टी, ये किस तरह का देश चला रहे हैं, इस हिसाब से होना चाहिए। मैं उनकी बात को, मैं उनकी समर्थन नहीं करता हूं। कहीं नहीं कहीं ये चुनाव से प्रेरित है और ये एक लंबी साजिश है कि पश्चिम बंगाल को हासिल करना है। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी हमारी सक्रिय है और लोगों के साथ में है। चौथी बार हम आपके चैनल के, स्वदेश टीवी के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, राखी वर्मा जी के मतलब जिस टाइम डिबेट हो रहा 8 बजे का टाइम में, मैं बोलना चाहता हूं कि चौथी बार हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है। हमारी पार्टी जो है वो सभी जात, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। जिस हिसाब से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा,
हम सब हिंदुस्तानी है, चाहे उसमें एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, हम लोग वी आर इक्वल। राखी जी, बस यही बात कर करके मैं आप लोगों को अपनी बात मैं अपने बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा भी है, मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ज़किया जी पहले आप, मैम बहुत कम शब्दों में कंप्लीट करिएगा। देखो राखी, मैं यहाँ पे ना एक बात रखना चाहती हूँ कि केसी जैन जी ने एक बात रखी कि जैसे तिवारी जी ने कहा कि यूएन के तरफ से नहीं होगा। तो मैं एक चीज बता दूं कि यूएन को हमेशा से, मैं आपके टीवी चैनल पे हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि ब्रेक के बाद से यूएन में खास तौर से देखो रूलिंग किसकी है, अमेरिका इज द फर्स्ट पर्सन जो सबसे ज्यादा वहां पे होल्ड रखता है, वो वीटो पावर रखता है। बाकी इजराइल भी उसमें आ जाता है वीटो पावर में। तो ये सारी जो कंट्रीज है ये कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में अभी चाह रही है कि इंडिया को अपने तरफ करे। तो जब इंडिया इस चीज को आगे ले जाएगा ना, तो डेफिनेटली वो इसके फेवर में बात रखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी चाहते हैं कि इंडिया जो ब्रिक्स का अभी एक्शन लेने वाला है या जो भी कर रहा है उस चीज को होल्ड ऑफ कर दे और उसका इंटेंशन दूसरे तरफ चला जाए। दूसरी बात है मेजर कि बांग्लादेश चाइना के साथ अटैच हो रहा है और चाइना एंड अमेरिका इज वेरी अपोनेंट टू ईच अदर, और वो दोनों का मिलना इम्पॉसिबल जैसा है, जैसे दो नहर का पैरेलल छोड़ होता है ना आगे पीछे, वो मिलना इम्पॉसिबल सा है। तो ये भी एक रीजन रहेगा कि यूएन जो है इंडिया की बात मानेगा, पहली बात। दूसरी बात रहा कि देखो यहाँ पे हमेशा, मैं पहले अपना स्टेटमेंट जब दी थी उसी टाइम में मैं बोल रही थी, इसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के तौर पे ले जाना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के एफर्ट के तौर पे, क्योंकि जहां बात हिंदू मुस्लिम की आएगी वहां डेफिनेटली इसका रूप दूसरा हो जाएगा। अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो जैसे कि हमारे हरि जी ने कहा, तो डेफिनेटली सवाल उठेगा कि आपके अंतरिम गवर्नमेंट में मणिपुर में क्या हुआ, बाकी जगहों में क्या हुआ, किस तरह से राइट हुई, किस तरह से चीजें हुई। तो ये सवालों का जवाब देना हमारी गवर्नमेंट के लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। दूसरी मेजर बात, ये चीज हम सारी पब्लिक को, ना सिर्फ पैनलिस्ट को बल्कि सारी पब्लिक को पता है कि इलेक्शन के पहले अगर इस तरह की बात आ रही है तो, और खास तौर से भागवत जी का इस तरह का स्टेटमेंट देना, प्लस केसी जैन जी का ये कहना कि हम उनको उधर से लेके यहाँ पे आएंगे, तो जो यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें तो आप घुसपैठिया बोल के भगा रहे हैं, ठीक है, उसका भी तो एक आक्रोश है। आप जो चीज, वो भी तो मैग्रेंट बन के ही आए हैं ना, वो भी तो वो भी तो आप यहाँ पे शरणार्थी बन के आए थे, आप उसको भगाने की बात कर रहे हैं, फिर वहां से लोगों को हाँ, वो भी एक केसी जैन जी की बात आ जाए मैम, ठीक है, समय बहुत हो रहा है। हाँ केसी जैन जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। 3-4 बातें हुई। पहली बात तो ये कि घुसपैठिए और शरणार्थी में डिफरेंस है। घुसपैठिए जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं और चोरी छुपे यहाँ पर रह रहे हैं, उनको शरणार्थी नहीं कह सकते। शरणार्थी तब है जब उनको शरण दें, जब उनको एक्सेप्ट करें, पहली बात तो। और इस आधार पे जो भाषा कांग्रेस बोल रही है वही भाषा जाकिया जी बोल रही है कि भाई इस समय मोहन भागवत जी को ये नहीं कहना चाहिए। अरे क्यों नहीं कहना चाहिए? अत्याचार तो हिंदुओं के साथ वहां पे हो रहा है ना। और कांग्रेस साथी तो बहुत कुछ बोल गए कि इंदिरा जी का गुणगान करते करते कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक आप नहीं कर पाए, ट्रंप के कहने पे आपने वहां पे जो है युद्ध विराम कर दिया। तो क्या देश को युद्ध में झोंक देना चाहते हैं क्या आप? अगर कोई झुक गया है और वो कह रहा है कि भाई हम सरेंडर है, और पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये हमला हमने कराया था। वहां पे जो हमला हुआ जम्मू कश्मीर में, जो वो पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ और जिस तरीके से हमारे लोग मारे गए, उसके बाद में वो काम आतंकवादियों का था और हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, ना कि पाकिस्तान में हमला किया। तो जो सीमा पर जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी छुपे हुए थे, उनके ठिकानों पे हमला किया हमने, ना कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। दूसरी बात, एक और बात, तीसरी बात ये कि कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप हमला कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे जिनके ऊपर हमला हो रहा है, जो जिंदा फूके जा रहे हैं, वो बात भी रख है, दोनों ही बातें कर रहे हैं। मतलब कोई ना हेड है ना टेल है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे विरोध करना चाहिए, भारत को विरोध करना चाहिए, दूसरे का अरे जब आप यहाँ मुसलमानों को मार रहे हैं तो वहां पे वो हिंदुओं को मार रहे हैं। ये कांग्रेस की भाषा है। कितना गंदा बोलेंगे राजनीति करने के लिए। वही बात हमारे टीएमसी के साथ ही बोल रहे हैं, कह रहे हम एकता की बात करते हैं। अरे एकता की बात कर रहे होते ना, आप जाइए मंदिरों के बाहर, मंदिरों के पास देखिए किस तरीके से खंडित मूर्तियां पड़ी है, और ये सब काम करने वाले आप ही लोग हैं।
किसी और ने मंदिर नहीं तोड़े, हिंदू स्वयं मंदिर नहीं तोड़ देता है, मंदिरों की मूर्तियों को हिंदुओं ने स्वयं ने तोड़ दिया, लेकिन उसकी बात हम नहीं करते। हम तो उससे बहुत आगे जाकर के बात करते। हम तो आपको अपना मान रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, बांग्लादेश में भी यही हुआ, वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ। जो वहां पर हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वही वेस्ट बंगाल में हुआ। किस तरीके से महिलाओं के साथ में और वहां पे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में, बंगाल में जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी है और टीएमसी जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करके चुनाव जीतती है, वो किस तरीके से हिंदुओं के घर वहां पे जलाए गए, ठीक है, संघ के लोगों को मारा गया, जिंदा फूंका गया, और यहाँ पे वही उसका समर्थन कर रहे हैं कि आप यहाँ पे मुसलमानों को मारेंगे। उपाध्याय जी, थोड़ा जल्दी से समय हो गया है, क्योंकि आपने समय मांगा इसलिए वापस आ रही हूँ, वैसे वक्त है नहीं। पाकिस्तानी है, किशन जी प्लीज रुकिए। अरे वो चीज क्या करेंगे राखी जी, कैसी लैंड निकाले हैं कि पहलगाम में हमला नहीं किया है, और वहां का सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर नहीं सया, उसको आपने क्या किया? आसिम मुनीर से सारे का पहलगाम में हमला हुआ और आप चले कि पाकिस्तान में हमला नहीं किया। पहले तो चीन का नाम लेने से करते थे, अब पाकिस्तान का नाम लेने से करने लगे। वो सारे से देश क्यों चलेगा? जब चाइना चुनाव को सरकार है होगा और हमारे हिंदुओं का नहीं ध्यान करेंगे आप। आज सरकार होती तो बांग्लादेश की कैसे होती? पाकिस्तान के अंदर चलिए ठीक है, आप इसमें मत झगड़िए। फिलहाल हिंदुओं को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, कौन सी शक्ति, कौन सी रणनीति काम कर रही है, उसकी काट क्या होगी, इस पर बात करने की जरूरत है। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अब राजनीति को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है तो ये चीजें आएंगी। हमें दो बातों को समझना पड़ेगा। एक तो ये जो एकजुटता की बात हो रही है वो इसलिए कही गई है क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो उनको एकजुट होना होगा इस अत्याचार को रोकने के लिए। दूसरी चीज ये है कि भारत सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि वो इस पर क्या एक्शन लेता है, किस तरीके से लेता है, ताकि आप अपने संबंधों को भी देखिए और एक गलत मैसेज, गलत परसेप्शन ना बने। तो ये चुनौती से कम नहीं है, इन चीजों को संभालना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला परिदृश्य जो है, जो सिनेरियो आने वाला समय है, वो अच्छा नहीं दिखता। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।